नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सुरेश कुमार जी की भेजी हुई है। मध्य प्रदेश, साल 2009। सुरेश कुमार नया नया बस का ड्राइवर बने हुए थे। स्कूल बस चलाने का काम करते थे। लेकिन जब ये घटना उनके साथ में घटी थी ना, वो साल 2009 का था। तो चलिए सुरेश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुरेश है। ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, मैं इस घटना पर यकीन करना पहली बार में मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने मन में सवाल उठाता था, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मेरा सपना ही होगा। हकीकत में ऐसा होता ही नहीं था। हकीकत में ऐसा होता ही नहीं है। मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वो उस घटना का शुरुआत हुई थी, तो मैं समझ नहीं पाया था कि जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो हकीकत में हुई थी या मेरी मन का भ्रम था, या फिर सपने में मैं चला गया था। मैं फर्क समझ ही नहीं पाया था। आधी रात को मैं उठ के बैठ जाता हूँ और तब मुझे लगता है कि अरे ये शायद मेरे साथ में घटा है, या मैं कोई भयानक सपने में चला गया था। उस रात में तो सही ढंग से सो नहीं पाया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को मैं आपको बताने का अब काम करता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि उस रात मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ था। मैं बताया ना दोस्तों कि मैं नया नया बस का ड्राइवर बना हुआ था, वो भी स्कूल बस का। गर्मियों की छुट्टियां थी, स्कूल तो बंद पड़ा था। लेकिन मेरा जो मालिक थे, अब हम लोग को खाली बैठा करके तनख्वाह थोड़ी देने वाले थे। उनका कोई ना कोई सेटिंग था, कोई ट्रांसपोर्ट में, कोई टूर एंड ट्रेवल्स में, तो ऐसे ऐसे काम ले लिया करते थे। मैं अब ऐसा ही एक काम पर गया हुआ था। और जब मैं लौटता हूँ जहाँ मैं बस खड़ा करता था, स्कूल के पास अहाता था एक। उसी अहाता में अब जो भी स्कूल की बसें थी वो खड़ी हुआ करती थी। अब उसमें कई सारे बस अब मुझे खड़ी भी दिख रही थी, लेकिन मेरा बस लगाने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। और तब मैं पहली बार अब उस जगह से तो दूर हट चुका था। जहाँ मुझे खाली जगह दिखी वहाँ पर मैंने बस लगा दिया था, लेकिन अहाता से बाहर। अहाता में बिल्कुल जगह ही नहीं थी। आड़े टेढ़े जो भी बस रात में जल्दी ले आता है, ऐसे खड़ा करके भाग लेते थे अपने गांव में। लेकिन मैं उस जगह से बहुत दूर का रहने वाला था। मैं तो इसी जगह पर रहता था, अपने बस में रहता था, होटल में खाना खा लेता था और फिर अपना बस अहाते में खड़ा करके आराम से बस में सो लेता था। अब सुबह फिर कोई नया काम पर मुझे जाना पड़ता था, जो मालिक का हुक्म आ जाए। उस रात ऐसा ही हुआ था। मैं एक टूर लेकर के गया हुआ था, टूर ख़त्म भी हो गई। अब मैं समय पर लौट भी आया था। रात के करीब 11 बज रहा था। और उन टाइम थोड़ा बहुत मैं ड्रिंक भी किया करता था। मुझे भी जल्दी थी कि मैं अपने अड्डे पे पहुंचूं और इसके बाद होटल से खाना वाना पैक करा करके अब मैं अपना बोतल वोतल ले करके निश्चित हो गया था कि चलो अपने अड्डे पर अहाता में आराम से अब अपना बस में खाना खाएंगे और कुछ ड्रिंक करेंगे, इसके बाद सो जाएंगे। ऐसा ही मैं किया करता था। सुबह से लेकर के देर रात तक बस चला चला करके हालत ख़राब हो जाती थी। अगर मैं 2 पैग ना लूँ तो मुझे सही ढंग से नींद भी नहीं आती थी। ऐसे ही एक आदत सी बन गई थी। मैं जल्दी में था, लेकिन जगह पर मैंने जहाँ अहाते में तो जगह नहीं मिली, और तब मैं एक पेड़ के पास में बस खड़ा कर दिया था। वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई चर्चा मैंने सुना भी नहीं था कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी शक्तियाँ अब रहती हैं। अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। अभी तक मैंने देखा तक नहीं था कि भूत प्रेत क्या होते हैं। मैं डरता ही नहीं था भूत प्रेत से। मैं डरता था इंसानों से। इंसान अब एक से एक बढ़कर के लोग होते हैं, कोई अच्छा भी होता है और कोई खराब भी होता है। तब मैं उसी जगह पर अपना पेड़ के पास में बस खड़ा करके और आराम से हाथ पैर धो करके अपना बस में आ जाता हूँ। खाना पैकेट खोलता हूँ, ड्रिंक अपना बोतल खोलता हूँ
और फिर बैठ जाता हूँ खाने पीने के लिए। जैसे ही खाना खत्म होता है ना, तो एक बार ऐसा लगा कि मेरी बस जो है ना वो हिल रही है। ऐसे मुझे महसूस हुआ। मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अगले पल जब मुझे झटका सा लगा, तब मैं सोचने पर विवश हो गया कि बस को हिला कौन रहा भाई। मैंने गलत जगह पर बस खड़ी कर दिया क्या? कहीं ढलान तो नहीं है? लेकिन समतल जगह थी। मैं जल्दी से उतरता हूँ। अब बस को देखता हूँ कि बिल्कुल समतल जगह पर है, ओट भी लगा रखा हूँ। तो फिर बस को हिलने का लुढ़कने का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, मैं ड्रिंक कर लिया हूँ ना, इसलिए मुझे महसूस हुआ है, और कोई बात नहीं है। अब चल कर के आराम से अब सो जाते हैं, जैसे हर रात किया करता था। अब फिर अपना बिस्तर बस के फर्श पर बिछाता हूँ और आराम से सो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो बस ऐसा लग रहा था कि चलती जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि बस चल रही है और मैं बस के अंदर में लेटा हुआ हूँ। ऐसा मुझे महसूस होता है। चारों तरफ में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। आँख तो खुल जाती है। मुझे लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बस की चाबी मेरे पास, अब बस का इंजन बंद है, तो बस तो कहीं अब बिल्कुल नहीं जा सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उठ तो जाता हूँ, लेकिन चारों तरफ देखने की कोशिश करता हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बस में भी अंधेरा था। ऐसा माहौल कभी मेरे साथ में बना नहीं था। और तब मैं सोचने पे विवश हो गया कि इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि बाहर अहाते के बाहर बल्ब की रोशनी हुआ करती थी। रात में वो रोशनी दूर दूर तक नजर आती थी। वो रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ। ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि बस तेजी से दौड़ रही है। ऐसे कैसे संभव है? मैं उठ करके खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई धक्का दे दिया हो। मैं दोबारा से फर्श पर गिर जाता हूँ, बस की फर्श पर, जहाँ पर मैंने बिस्तर बिछाया था। और उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई जिस्म है जो मेरे ऊपर में आकर के सवार हो चुका है। एक बदबू आई थी। अब बदबू के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है। जब मेरी आंख खुलती है ना, तो अभी भी रात थी। अब जो मैंने महसूस किया था आंख खुलने के बाद, मैं अपने आसपास देखने लगता हूं, लेकिन अब अंधेरा नहीं था, अब उजाला था। अहाते के बल्ब की रोशनी, दूर तक रोशनी नजर आ रही थी, और वो रोशनी मेरे बस के अंदर भी छन छन करके पहुंच रही थी। मैं अपने आप को रोशनी में पाता हूँ, और कुछ देर पहले जो मेरे साथ में हुआ था वो तो मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाता हूँ कि आखिर ये मेरा कोई स्वप्न था, बुरा स्वप्न था, या फिर ऐसा मेरे साथ में घटा था। जो मैंने महसूस किया और जो मैंने अपने आप को देखा था उस टाइम में अंधेरे में, जैसे किसी इंसान ने मुझे धक्का दिया हो, अब मेरे जिस्म पर सवार हो चुका हो, मेरे सीने पर, और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। मैं पहली बार सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हुआ था, क्या हुआ था? क्या मैं सपने में चला गया था, कोई बुरा स्वप्न देख लिया था, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भूत प्रेत पर यकीन करने वाला व्यक्ति नहीं था, आज भी नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि ये मेरा बुरा स्वप्न था। ऐसा थोड़ी होता है। बस की चाबी मेरे पास में और मैं बस दौड़ती हुई जा रही हूँ, ऐसा संभव नहीं है। अभी भी रात थी। चारों तरफ देखता हूँ, सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ देखता हूँ, अब तो नींद खुल चुकी थी। नशा जो था सब कुछ उतर चुका था। अब मेरा कंठ सूख रहा था, मेरा कंठ प्यासा था। मैं पानी की अब पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास में जो पानी की बोतल पड़ी थी वो पूरी की पूरी खाली थी। मतलब हमें अब नीचे उतरना था। अब वो अहाता के पास जो पंप लगा था, हैंड पंप, उससे पानी भर करके लाना था, और तब मैं पानी पी सकता था। प्यास तो लगी थी, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बस का दरवाज़ा खोल करके मैं नीचे उतरता हूँ, बोतल हाथ में लिए हुए। और जब मैं पानी भर कर लौटता हूँ, मैं यही सब ख्याल में खोया हुआ था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जरूर मैं सपने में चला गया था, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और जब मैं लौट के आता हूँ बस के पास में ना, तब मैं एक औरत को खड़ी हुई पाता हूँ बस के बिल्कुल सामने, और वो खड़ी होकर के मुझे घूर रही थी। जब मैं अहाता से लौट रहा था
पानी भर करके। जब मैं उस औरत को देखता हूँ तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि भाई आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका है, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। इसको तो अपने घर द्वार पर होना चाहिए। अब आसपास में बस्ती भी थे और ऐसा नहीं था कि वो जगह बिल्कुल अकेला था, ऐसा भी नहीं था कि निर्जन था। आसपास में छोटे छोटे बस्ती भी बने हुए थे, वहाँ पर लोग भी रहते थे। मैं समझा कि ये वहीं से आ गई है, बस्ती की रहने वाली है, लेकिन मेरे बस के पास में क्या कर रही है। मैं पानी की बोतल लिए हुए और उसको देखता हुआ आखिरकार उसके पास पहुंच जाता हूँ। मैं उसे पहली बार बोलता हूँ कि आप कौन हो जी, और इस बस के पास में आप क्यों खड़ी हो, कोई बात है क्या, कौन सी बस्ती का रहने वाली हो। यह कि मैं भी उस जगह का था नहीं, मैं भी तो दूर का रहने वाला था। हाँ, मैं तो महीने में 15 दिन में एक दिन अपने गांव जाया करता था और ज़्यादातर मेरा समय बस में ही गुजरता था। मैं उसको जानता नहीं था, पहली बार देखा था तो जिज्ञासु व्यक्ति था, पूछ ही लिया कि आखिर आप हो कौन जी, यहाँ पर कर क्या रहे, कोई काम है क्या। हाँ, तब कहती है, हाँ काम ही तो था, एक मदद चाहिए, तुम मेरी मदद कर दोगे। मैं कहने लगा, कैसा मदद। अगर आप मेरे से कुछ मांगने की चेष्टा करने वाली हो, कुछ रुपया पैसे की मदद अब लेना चाहती हो, तो मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, बस का ड्राइवर हूँ, मैं दे नहीं पाऊंगा। तब कहती, नहीं नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा जो हस्बैंड है ना, वो मुझे घर से भगा दिया है और वो बहुत नशे में है, मुझे घर के अंदर बिल्कुल जाने नहीं दे रहा। अब बताओ, मैं जवान औरत हूँ तो मैं अब इस रात में कहाँ जाऊँ। मैं कई बार कोशिश किया कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, लेकिन वो मुझे घर में घुसने नहीं देता है। पास की बस्ती की हूँ मैं, ज़्यादा दूर की नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने बस में अब रात भर के लिए बिठा दें। जैसे सुबह होगा मैं फिर अपने घर चली जाऊंगी और तब तक मेरे पति का नशा भी उतर जाएगा, फिर वो नहीं रुकेगा। जब तक नशे में है मुझे घर के अंदर आने नहीं देगा। वो ऐसा ही कभी कभी करता है, जब पी लेता है ज़्यादा तो। उस औरत पर मुझे दया आ गई थी, मुझे लगने लगा कि सच बोल रही है। मैं ऐसे कई किस्से देखे भी थे और सुने भी थे। मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हुए मैं कई बार देखा था। मुझे लगा कि हाँ, ये झगड़े के शिकार हुई हुई है। आखिर जवान औरत है, देखने में भी सुंदर दिख रही है, कि कहीं गलत हाथों में पड़ गई फिर मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। मैं दया भाव दिखाने लगता हूँ और कहता हूँ कि अगर आप चाहो तो मैं चल कर के आपके घर तक आपके पति से बात कर सकता हूँ, उसको समझा भी सकता हूँ, ये तुम गलत कर रहे हो, जवान महिला है, इसको अपने रात को घर से निकाल रहे हो। और तब औरत कहती, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना, वो आप पर भी नाराज हो जाएगा, आपके साथ कुछ मारपीट करने लगेगा, वो ऐसा ही है, जब ज़्यादा पी लेता है ना तो किसी की नहीं सुनता। नहीं नहीं, ऐसा मत आप कीजिएगा। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपने बस में रात भर के लिए आश्रय दे दीजिए, जैसे सुबह होगा मैं चली जाऊंगी। मैं उस औरत को पहचान ही नहीं पाया था। मैं भला पहचानता कैसे, मैं तो कभी भूत प्रेत देखा नहीं था, अगर देखा भी होता तब भी नहीं पहचान सकता था। वो देखने में बिल्कुल इंसान की तरह थी, कोई भी उसमें लक्षण भूत प्रेत का मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मैं इन सब चीज़ों पर मैं तो यकीन भी तो नहीं करता था। मैं दया भाव में आ चुका था। मैं कहने लगा कि देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं आपको बस के अंदर मिलूं। अब देखो, ज़माना ख़राब है जी, अब सुबह सुबह ना जाने अब मेरी नींद खुले, आपकी ना नींद खुले, कोई चौकीदार आ गया, आहता का चौकीदार आ गया, सामने स्कूल है, कोई देख लेगा तो मेरे मालिक से शिकायत कर देगा। अब मालिक को ऐसी बात पसंद नहीं आती है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तब वो मेरी तरफ देख के कहती है, आप चिंता मत करो, जैसे सुबह होगा मैं खुद ही अपने आप चली जाऊंगी, मैं किसी के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि बस कुछ घंटा आपके साथ बस के अंदर में बैठ जाऊं, रात बिता लूं, जब मेरे पति का नशा कम हो जाए तब मैं चली जाऊंगी। आखिरकार मैं उसको बस के अंदर अब बिठा लेता हूँ कि आप यहाँ पर आराम से पिछली सीट पर लेट जाइए, ये लंबी सीट है, आपको सोने में भी असुविधा नहीं होगी। मैं ऐसा ही करता हूँ, वो औरत ऐसे भी करती है। मैं देख रहा था कि बार बार अपने होठों पर जुबान फिरा रही थी, मतलब या तो भूखी थी या फिर प्यासी थी। अब एक नागरिक के वजह से मैं पूछ बैठा
कि आपको कुछ पानी वानी चाहिए। मेरे पास में अब खाना तो है नहीं, खाना तो मैं कभी का खा चुका हूँ। तब कहने लगी नहीं नहीं, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया ये औरत भूखी है, लेकिन इतनी वक्त रात को मेरे पास में कुछ था ही नहीं कि मैं उसको मदद कर सकूं, उसको देख सकूं, उसकी भूख को मिटा सकूं। बस पानी की बोतल पड़ी थी, मैं अनजाने में उसको पानी की बोतल पकड़ा देता हूँ। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ से टच होता है ना, एक झंझनाहट सी मुझे महसूस हुई थी। मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कई बार ऐसा हो भी जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे करंट का एहसास हुआ है। झंझनी हाथ में आ गई थी, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। और वो पानी की बोतल फिर मुझे लौटा देती कि नहीं नहीं, मुझे पानी वगैरह नहीं चाहिए, आप आराम कर लो। और मैं भी आराम कर लेती हूँ। आखिरकार मैं अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ। अब मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि देखो कितनी सुंदर महिला है। देखने में लगता है कि अभी कुछ ही दिन या कुछ ही महीने या कुछ ही साल पहले इसकी शादी हुई होगी। बड़े घर की बेटी लगती है, कपड़ा लत्ता भी सही ढंग से पहन रखी है। इसको पति को देखो, न जाने क्या सूझा है, इसके साथ दारू पी के लड़ाई कर बैठा है। ऐसे घटना तो मैं 2-4 देख चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि जरूर ये सच बोल रही है, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, ये डरी हुई है। अब जब तक उसका नशा नहीं उतरेगा, उसके सामने जाने की कोशिश नहीं करेगी। सच ही तो कह रही है। मैं उसकी बात पर यकीन करके यही सब विषय पर सोचते हुए कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं लगता। जब मेरी आंख खुलती है ना, तो मेरे सीने पर कोई सवार हुआ पड़ा था। मैं अपनी आंख खोलता हूं तो फिर वही दृश्य अंधेरा वाला नजर आता है। पूरा अंधेरे के अंदर मैं अपने आप को पाता हूं। जो अहाता की लाइट है मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, वो बंद हो गई है, बिजली चली गई है, या ना जाने क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मैं एक अंधेरे की दुनिया में आ चुका हूं। मेरे सीने पर एक बोझ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। तभी एक सरसराहट भरी आवाज मेरे कानों में सुनाई देती है। अगर तू सुबह का सूरज देखना चाहता है, कल तक जिंदा रहना चाहता है, तो जो मैं कह रही हूं वैसा ही करते जा, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। वो आवाज सुनी सुनाई थी। मैं तो डर गया था। ये क्या हुआ मेरे साथ में? मेरे सीने पर कौन सवार हो गया? उतनी जगह भी नहीं थी कि मैं अपने हाथ पैर चला सकूं। दोनों साइड में सीट था, अब बीच में जो गैलरी थी, उतने ही एरिया में अपने बिस्तर बिछा रखा था और उसी के बीच में मैं सोया हुआ था। खुली जगह नहीं थी कि मैं उससे धींगा मस्ती कर सकूं, अब कोई उसको धकेल सकूं। लेकिन जितना होता है मैं उतना जरूर करता हूं। अपने हाथों की सहायता से उसको दूर हटाने की कोशिश करता हूं। तब फिर मुझे वो जकड़ लेती है। कहती है तू नहीं मानेगा, तू मरना ही चाहता है। मैं डर गया था उसकी आवाज़ सुन करके। आप वही हो ना? आप कह रही थी कि आपकी पति दारू पीकर घर से भगा दिया है, तो मेरे साथ में क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? आप फिर मुझे चेतावनी देती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जा, नहीं तो तू सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा। मैं खौफ में भर जाता हूँ कि देखो आप गलत कर रही हो मेरे साथ में, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझे आप छोड़ दीजिए, आप चली जाइए, आप मेरे से दूर हट जाइए। लेकिन वो मेरी किसी बातों को सुनती नहीं है, अनसुनी कर देती है। आखिरकार एक क्षण ऐसा आता है कि मैं होशो हवास में नहीं रहता हूँ, बिल्कुल बेहोशी की दुनिया में हो जाता हूँ। अब मुझे एहसास तक नहीं होता है कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। जब सुबह होती है, मेरी आंख खुलती है, मेरे लिए तो दुस्वप्न था। एक भयानक स्वप्न से मैं बाहर निकला था। मुझे लगा कि ये बुरा स्वप्न था, चलो अच्छा हुआ कि मेरी नींद खुल गई। लेकिन अगले पल वो सब रात की बातें याद आती हैं। अरे ये तो वही औरत थी ना, यही औरत थी ना जिसको मैं बस के अंदर शरण दिया था, बिठाया था, उसको पानी भी दिया था। अब वही औरत मेरे साथ में ऐसा कुछ खेल खेला था। कौन थी भाई, कौन थी वो? लेकिन सबसे बड़ी हैरानी थी कि जिस जगह पर मैं लेटा हुआ था वहां पर कुछ अलग ढंग का सुगंध मुझे महसूस हो रही थी। पहली बार तो मुझे दुर्गंध महसूस आई थी, अब इस बार
वहाँ पर मुझे सुगंध सी महसूस हो रही थी। मैं दरवाजे को देखता हूँ, जो सिटकनी अंदर से मैं बंद कर रखा था बस का दरवाज़ा, वो वैसे को वैसे बंद था। मतलब जो औरत थी अब बस में तो थी नहीं, पिछले सीट पूरा पूरा खाली था। अब वो गई तो कहाँ गई? तभी जब मैं अपने आप को देखता हूँ तब मैं शर्म के मारे झुक जाता हूँ। मेरे शरीर पर वस्त्र था ही नहीं, एक भी वस्त्र नहीं पहने हुए था, तो मेरे वस्त्र कहाँ गए? मैं इतना डर जाता हूँ, इतना खौफ में हो जाता हूँ कि मेरे साथ में हुआ क्या था। मैं पूरे अपने बदन को निहारता हूँ कि मेरे साथ में कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब देखता हूँ कि मैं सही सलामत हूँ और कपड़ा की तलाश करता हूँ तो सीट पर रखा हुआ मिल जाता है। जल्दी से पहनता हूँ, तब तक सुबह हो चुकी थी। मैं बस से नीचे उतरता हूँ, भागता हूँ, चौकीदार के पास जाता हूँ। चौकीदार से पूछता हूँ कि रात में तुम यहीं बैठे हुए थे या सो गए थे? जो चौकीदार था वो कहने लगा कि बात क्या है भाई, तुम्हारे चेहरे पर हवाई उड़ रही है, डर तुम्हें, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, बात क्या है? वो मेरा नाम लेकर के, मुझे जानता भी था कि सुरेश तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, क्या कोई बुरा सपना देखे हो क्या? मैं उससे सवाल करता हूँ कि तुम जाग रहे थे या सोए हुए थे? स्कूल का वो चौकीदार था और वो कहने लगा नहीं भाई, मैं तो ज़्यादातर जागता ही रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। सोने के लिए तो दिन मेरे लिए बहुत मैं दिन में अपना नींद जो है पूरा कर लेता हूँ। रात में मैं राउंड मारते रहता हूँ और फिर जब थक जाता हूँ तो कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि मेरे बस पेड़ के पास में खड़ी तुमने देखा था? बोला हाँ बिल्कुल देखा था, तुम्हारी बस तो वहीं पर थी, अभी भी है, बात क्या है? और तब मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने किसी औरत को बस के आसपास में आते जाते देखा? बोला नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा था। तुम बस से उतरे थे और तुम अहाता के पास हैंडपंप पर गए थे, वहाँ से तुम पानी भरे थे और फिर बस के आगे जाके कुछ देर खड़े हो गए थे। मुझे बड़ा अजीब लगा था कि तुम वहाँ पर, लग रहा था कि जैसे अपने आप से कोई बात कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम नशा पानी करते हो ना, शायद नशा ज़्यादा चढ़ गया है। अब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी की बात में दखल देता हूँ। मैं देखा जरूर था तुम्हें, तुम किससे बात कर रहे थे? मैं कहूँ ना कि पहली बार मुझे और डर लगा था। मतलब सब कुछ चौकीदार बता रहा था, वो टाइम भी बता रहा था और जो मैं पानी लेके आ रहा था वो भी बता रहा था। बस के आगे वो उस औरत को नहीं देख पा रहा था, जो मैं देख रहा था उससे बातचीत कर रहा था। मतलब मैं तो देख रहा था, उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं एकदम डर जाता हूँ, खौफ में भर जाता हूँ। तब कहता है कि सुरेश बात क्या है, बात क्या है भाई? मैं अब कैसे बताऊं, मेरी बात पर यकीन करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात उससे बता ही देता हूं। मैं बताता हूं ना, तब मेरे तरफ देख कर घूरने लगता है। ज़्यादा पी लिए थे क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि लगता है भाई तुम ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि तुम खाली अब जगह पर तुम खड़े होकर के बस के आगे अपने आप में बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा कोई भूत प्रेत का खेल नहीं होता है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो औरत मुझे भी दिखाई देती। मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? मेरे पास में क्यों नहीं आई? तुम्हारे पास क्यों गई? तुमने ज़्यादा पी रखा था। वो मेरी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार था। अब मैं भी उससे ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ। अब फिर अपने बस में आ जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था, खौफ में भरा हुआ था कि आखिर वो कौन थी, मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्या किया था। मैं सब बातें जान करके सिहर जाता हूँ। हाँ, तब मुझे लगने लगता है कि नहीं, वो जो भी थी, मैं भूत प्रेत को तो नहीं मानता था, लेकिन जो भी हादसा मेरे साथ में उस रात को हुआ था, मैं समझना के शुरू किया था कि जरूर ये कोई प्रेतात्मा थी। जो मैं किसी प्रेतात्मा पर यकीन नहीं करता था, मुझे अब यकीन होने लगा था कि जो लोग बताते हैं ना, झूठ नहीं बोलते, प्रेतात्मा होती है। और वो प्रेतात्मा थी जो मेरे को मिली थी। मैंने अपनी बस में रात को शरण दिया था। मैं खौफ में भर गया था, लेकिन मेरे साथ में जो हुआ तो वो तो मैं समझ चुका था। मुझे लगने लगा कि मैं
जिंदा कैसे बचा, मुझे जिंदा कैसे छोड़ गई। वो उसकी धमकियां मुझे अच्छी तरह से याद है। अब मैं एकदम और डर जाता हूँ कि अब मैं क्या करूं। मेरी बात को तो चौकीदार यकीन नहीं कर रहा है, तो दूसरा लोग कैसे यकीन करेंगे। तब तक समय हो चुका था काम धंधा पर जाने का। अब वहाँ का मैनेजर आता है, अब फिर मुझे काम बता देता है कि आज तुम्हें बस लेकर उस जगह पर जानी है, सवारियों को लेकर वहाँ पहुँचाना है। अब फिर अपने काम पर मैं लग जाता हूँ। लेकिन यात्रा भर में मैं इसी बात पर अब सोचने पर विवश हो गया था। मेरे बस के बराबर में और भी सवारी बैठी हुई थी। कई बार मैं ऐसे गुम हो जाता था, सामने से बस आ रही हो, ट्रक आ रही हो, ऐसा लगता था सवारी डर जाते थे। अरे भाई कर क्या रहे हो, सामने देखो सामने देखो। वाकई में मुझे झटका लगता था। अरे मैं अपने ख्यालों में इतना गुम हो चुका था, डर जाता था और मुझे लगने लगा कि ऐसे ही मैं सोचते रहूंगा ना तो मेरा एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। मैं तो मरूंगा मरूंगा, और साथ में जितने सवारी है उनका क्या हाल होगा। तब मैं अपने ख्याल मन से निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आसानी से ख्याल निकलता नहीं है। रात भर की बातें जो मेरे साथ में हुई थी, मैं उसी में उलझा हुआ था। और वो जो सवारी थे वो मेरी तरफ देखते थे घूर घूर करके। आखिर इस ड्राइवर का हुआ क्या है, ये अपने आप में कैसे गुम हो जाता है। सामने आती हुई ट्रक बस इसको दिखाई नहीं देती। तब मैं अब सचेत हो गया था, सावधानी से बस चलाने लगा। आखिरकार यात्रा पूरा होता है। अब फिर मैं लौट के भी आता हूँ, सवारियों को छोड़ करके फिर अपने अड्डे पर। मैं आज अहाता के अंदर में पहुंच चुका था। जगह खाली थी तो बस भी लगा दिया था, जहां पर मैं हमेशा बस लगाया करता था। उसी जगह पर मैं रात गुजारता था। अब मैं जब उस जगह पर पहुंच जाता हूं ना तो दिल में एक संतुष्टि मिल जाती है। चलो मैं अपनी जगह पर आ चुका हूं। लेकिन चलते हैं, पहले चौकीदार से बात करता हूं। मैं जब जाता हूं तो चौकीदार अपने सीट पर होता ही नहीं। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहता हूं। तब रात के 11 बजे थे। चौकीदार ना जाने कहाँ चला गया था। वो तो कहता था कि मैं रात भर अब घूमता रहता हूँ, पहरा देता हूँ, जब थक जाता हूँ तो अपने सीट पर आके बैठ जाता हूँ। कहाँ गया होगा। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। आज जब मुझे नहीं दिखाया तब मैं अपने बस की तरफ लौट जाता हूँ। जाने के बाद डर मिटाने का तो एक ही तरीका था, दारू। फिर मैं दारू की बोतल खोलता हूँ, 2-4 पैक अब अपने गले में डालता हूँ। अब फिर उसी जगह पर बिस्तर करता हूँ जहाँ मैं हमेशा सोया करता था। बिस्तर करके मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। जैसे कोई खटका होता है तो मैं डर जाता हूँ, कहीं वही तो नहीं आ गई। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा उस वक्त तो कभी हुआ नहीं था। हाँ, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखें भी बंद हो जाती है, लेकिन जरा से भी कोई आहट होता है ना जाने उस रात क्या हुआ था कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि वही कहीं आकर के फिर बस के अंदर तो नहीं आ गई, मेरे आसपास में तो नहीं है। मुझे डर का एहसास बहुत हो रहा था, मैं बहुत डरा हुआ था। दारू पीने के बाद भी जैसा लगता था कि डर और मेरा ज़्यादा बढ़ गया है। जरा सा खटका कहीं भी आहट होती थी, मुझे लगता था कि औरत आ गई है। मैं सो नहीं पाता हूँ। तब मैं उठ के बैठ जाता हूँ, सामने देखता हूँ, वहाँ से चौकीदार की सीट मुझे नजर आ रही थी। अब मैं देखता हूँ कि अभी भी सीट उसकी खाली है। एक लंबा टाइम बीत चुका था। इसका मतलब चौकीदार आज कहाँ है, कहाँ पर गया हुआ है, अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या मैं इस जगह पर अकेले ही हूँ। मुझे लगने लगा कि मैं इस जगह पर अकेले ही हूँ, चौकीदार भी नहीं है। आज ज़्यादातर जो बसें खड़ी होती थी, अब उनके जो ड्राइवर कंडक्टर जो थे सब आसपास के रहने वाले थे, वो चले जाते थे अपने घर पर। लेकिन मैं दूर का था तो मैं कहाँ जाऊँ। अब यहाँ यही तो मेरी स्थान था रहने का, और ये बस मेरा घर था, इसी में अपना अब रहता था, सोता था, खाता था, पीता था। अब मैं कहाँ जाऊँ। कुछ देर मैं ऐसे ही बस में टहलता रहता हूँ, और तब लगता है कि मुझे काम पर भी जाना है। अगर मैं ऐसा ही टहलता रहूँगा रात ऐसे निकल जाएगी। कब तक मैं खड़ा रहूँगा, कब तक घूमता रहूँगा। चल के आराम करता हूँ। आज मैं पेड़ के पास में नहीं हूँ ना, आज मैं अहाते के अंदर हूँ। यहाँ सब कुछ सही होगा, अपने मन को समझाता हूँ। आप फिर अपने बस के अंदर में उसी बिस्तर पर लेट जाता हूँ। लेटते ही मुझे नींद भी आ जाती है। अब फिर वही होता है जिसका मुझे आशंका होती है। जैसे ही मेरी
सीने पर बोझ पड़ता है तो मैं आंखें खोल देता हूँ। जैसे ही आंखें खोलता हूँ अपने आप को अंधेरी दुनिया में पाता हूँ। और वही खनखनाहट भरी आवाज़, सरसराहट भरी आवाज़ जो मुझे चेतावनी दे रही है कि जैसा मैं कह रही हूँ तुम ऐसा ही करते जा। अगर तू शोर शराबा किया, मुझे धकेलने की, भागने की कोशिश किया तो भाग तो नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। सुबह का सूरज तू देख नहीं पाएगा। क्या तू ऐसा चाहता है? आज दूसरी रात थी। मैं भी डरा हुआ था, मैं तो पहले ही डरा हुआ था। और जब आज मेरे साथ में वही घटना घटने लगती है ना, तो मैं और खौफ में भर जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि आप कौन हो? मुझे ऐसा क्यों करने पर विवश कर रही हो? आप मुझे छोड़ दो। आपको मैंने क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ में ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो? तब कहती है कि तू मुझे पसंद आ गया है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तू चाहे अब यहाँ से भाग भी नहीं सकता है तो कोशिश करके भी देख ले। बाकी में मैं कोशिश कर चुका था, लेकिन वो इतनी बलशाली थी कि मैं उससे पीछा छुड़ा नहीं पाता। वो सच कह रही थी और वो बस अंधेरे से भर चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पार्किंग की रोशनी, मतलब जो अहाता था उसकी रोशनी अब मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। जो पिछली रात में हुआ और वही आज रात में भी होता है। एक पल ऐसा आता है कि मैं अब समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल बेहोशी के हालत में पाता हूँ। जब सुबह होता है तो मेरे साथ में वही सब खेल हुआ पड़ा होता। मेरा शरीर पर एक वस्त्र नहीं होता है। मैं डर से कांप जाता हूँ, उतर के भागता हूँ। तब तक सुबह हो जाती है। मैं जब जाता हूँ चौकीदार कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता है। मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ थे भाई, तुम कहाँ थे? कहने लगा मैं कहीं नहीं था, मैं तो यहीं पर था, सारी रात यहीं बैठा था। तब मैं कहता हूँ तुम झूठ बोलते हो। मैं कई घंटे तक तुम्हारा इंतजार किया था। मैं तुम्हें आवाज़ भी दिया था, लेकिन तुमने कोई आवाज़ का जवाब भी नहीं दिया था। मैं बस के अंदर से भी देख रहा था, ये सीट खाली पड़ी थी। तुम कहाँ पर थे? सच सच बताओ, सच सच बताओ। तब वो कहने लगा भाई किसी से कहोगे तो नहीं ना? मैं कहने लगा नहीं, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मैं जानना जरूरी समझता हूँ कि तुम थे कहाँ पर। तुम शायद पिछली रात को भी नहीं थे। तब वो और डर गया था। कहने लगा भाई मैं जरूर था, पिछली रात में मैं जरूर था। मैंने वो चीज़ देखी थी, उस औरत को मैं भी देखा था। मैं उस औरत को पहचान चुका था कि वो एक प्रेतात्मा है। तब मैं डर गया था, मैं भाग गया था यहाँ से। अब सारा खेल समझ में आ रहा था कि आखिर चौकीदार मेरे से झूठ क्यों बोल रहा था। उस औरत को वो जानता था, उसको पता था कि इस जगह पर, इस पेड़ के पास में एक प्रेतात्मा की वास है। वो सब कुछ देखा था, लेकिन मुझसे झूठ बोल रहा था। वो डर करके उस जगह से भाग चुका था। मैं पूछता हूँ कि आज रात को कहाँ थे? तब कहने लगा भाई जैसे ही तुम्हारा बस आया ना, तो मैं जान गया था वो आसानी से तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक ड्राइवर के साथ में ऐसा ही खेल हुआ था, वो भी बच नहीं पाया था उससे। आखिरकार नौकरी वोकरी छोड़ करके यहाँ से चला गया था। शायद उसको छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी ये मुझे नहीं पता है। मुझे लग गया था कि जैसे तुम आओगे वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। तुम कहीं आसपास में बस भी खड़ा करोगे, तुम्हारे बस के पास पहुंच जाओगे। मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। मैं उससे बहुत डरा हुआ हूँ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उस ड्राइवर ने मुझे बताया भी था, जिस तरह से तुमने बताया था ना, वो भी बताया था। अब मैं डरा हुआ था तो मैं इसी जगह पर, लेकिन अपने आप को सुरक्षित स्थान पर मैं कर लिया था। मैंने तुम्हारी आवाज़ भी सुनी थी, मैं डर के मारे आवाज़ दे नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो भाई, ये बात किसी से मत कहना, मेरी एक सलाह मानोगे? तब वो कहने लगा। मैंने कहा कि हाँ बोलो, क्या करना चाहिए मुझे? कहता है नौकरी छोड़ दो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तब शायद तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आएगा वो तुम्हें बीमार कर देगी, बीमारी की वजह से तुम मारी जाओगे भाई। तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी कहना मानो। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। मैं पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे नौकरी करते हो? वो प्रेतात्मा तुम्हें तंग नहीं करती, तुम्हारे पास में नहीं आती? कहता है भाई
वो हर किसी के पास पहुंच सकती है। जो नौजवान है ना, वो किसी के पास जा सकती है, लेकिन मेरे पास में ये माला है। मैं एक साधु बाबा से अपने लिए माला बनवा के लाया था। इस माला का असर है कि वो मेरे को देखती तो जरूर है, लेकिन मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ ना, मैं भी डर जाता हूँ। सारा खेल अब समझ में आ चुका था। ये आखिरकार चौकीदार ने सब कुछ देखा था, लेकिन वो डर के मारे नहीं बता रहा था। आखिरकार सारा भेद वो खोल चुका था। और तब मैं उससे पूछता हूँ, ये माला मुझे भी दिलवा दो भाई। ये नौकरी बहुत मुश्किल से मुझे मिली है और इस नौकरी को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर छोड़ूंगा तो इतनी जल्दी मुझे कोई नौकरी और नहीं मिलने वाली। मुझे खाली बैठना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, गरीब मैं इंसान हूँ। तुम मेरी मजबूरी को समझो भाई। ये माला तुमने कहाँ से लिया था? मुझे उस बाबा के पास में ले चलो, मुझे भी एक माला दिलवा दो। कहने लगा, देखो भाई, इतना आसान काम नहीं है। बहुत मैंने भी अब बाबा के पास में जाकर चक्कर लगाए थे और तब ये बाबा मेरे लिए माला बना के दिए थे। मैं लेके चल सकता हूँ अगर तुम चलना चाहो तो। मैं कहने लगा कि कब चलना है? कहने लगा कि तुम सुबह चलो, सुबह मेरी 8 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी। अब मैं इसके बाद फ्री हूँ। मैं अब इंतज़ार करने लगा कि मेरा मैनेजर आए तो मैं आज मना कर दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और को भेजो, मैं जा नहीं पाऊंगा काम पर। और ऐसा ही करता हूँ। जब मैनेजर आ जाता है, काम समझाने लगता है, तब कहता हूँ, सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, आज मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहता है, हुआ क्या नौजवान? मैं बताना तो चाहता था, लेकिन मैं जानबूझकर उसको नहीं बताया। मैं क्या करने वाला था सब कुछ उसको बताने वाला था, लेकिन ऐसा कोई बात था जो मेरे अंदर में कि नहीं भाई, इसको नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये बात आगे तक फैल जाएगी और ना जाने ये कैसा मुझे सोचेगा, क्या समझेगा। अब मैं डर चुका था, इसलिए मैनेजर को कुछ बताता नहीं। मान गया था कि ठीक है, आज आराम कर लो, मैं किसी और ड्राइवर को भेज देता हूँ। अब मैं चौकीदार के पास आता हूँ। 8 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती थी और उसके साथ में चल पड़ता हूँ उसके गांव में। गांव जाता हूँ, बड़ा आदर सत्कार करता है कि भाई अब ये बात है ना, हमारे तुम्हारे बीच रहेगी। ये जो रात वाली बात है, ये जो प्रेतनी वाली बात है, प्रेतात्मा वाली बात है, ये किसी से बोलना मत। मैं तुम्हें अपना समझकर सब कुछ बता दिया हूँ। आप देखो, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, लेकिन तुम अब मेरे घर पर आए हो मेहमान की तरह, अब तुम यहाँ खाना पीना खाओ और इसके बाद हम लेके चलेंगे। तब तक मैं एक डेढ़ घंटे आराम भी कर लूँगा। तुम भी आराम कर लो, तुम भी रात भर सो नहीं पाए होगे। मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। अब फिर मैं भी आराम करने लगता हूँ। खाना पीना जो भी रुखा सूखा देता है मैं खा करके आराम करने लगता हूँ। जब दोपहर मुझे ही उठाता है वो चौकीदार कि चलो भाई, अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी, मेरी भी हो चुकी है, अब चलो चलते हैं, देखते हैं बाबा जी अपनी जगह पर है कि नहीं है। आखिरकार जब मुझे ले के चलता है तब मैं देखता हूँ कि हम शमशान के पास पहुँच गए। मैं कहता हूँ कि बाबा जी शमशान में रहते हैं क्या? तब कहता है कि हाँ, अघोरी बाबा है, ज़्यादातर शमशान में ही मिलते हैं। आज हैं कि नहीं है ये तो अंदर चलने में पता लगेगा। शमशान में मैं जाने से घबराता था, भूत प्रेत से नहीं। ना जाने मेरे अंदर में ऐसी क्या भावना आती थी, मैं थोड़ा अलग से महसूस होता था और उस टाइम में भूत प्रेत को मैं महत्व देता भी नहीं था। आखिरकार मैं अब उस इंसान के साथ साथ मैं भी चल पड़ता हूँ, लेकिन वहाँ पर बाबा जी नहीं थे। जिस बाबा जी को हम ढूंढ रहे थे वो अपनी जगह पर थे ही नहीं। तब कहने लगा कि देखो, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद बाबा जी किसी काम से कहीं चले गए होंगे, अब हमें इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इंतज़ार करने लगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, लेकिन जब शाम ढलने लगी तब कहने लगा, देखो भाई, अब घर चलना पड़ेगा, अब बाबा जी शायद कहीं दूर चले गए हैं, अब वो नहीं मिलेंगे, हमें किसी और दिन आना पड़ेगा, अब तो घर चलना ही बेहतर है। अब मेरे पास में कोई रास्ता भी नहीं बचा था। तब मैं कहने लगा कि भाई, ये माला मुझे तुम दे नहीं सकते। वो कहता कि नहीं भाई, ये माला मेरे नाम का बना हुआ है, बाबा जी ने कहा है किसी और को माला दोगे तो इसकी शक्ति, पावर सब कुछ खत्म हो जाएगी। माफ़ करना दोस्त, मैं तो आपको दे भी देता, लेकिन इसकी महत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तब मैं कहने लगा कि भाई, अब मैं क्या करूं?
है, मेरा कोई ठिकाना है नहीं, मैं रात कहाँ बिताऊंगा। तब कहता है कि ये काम करो, मेरे स्कूल के अंदर में आ जाना, मैं स्कूल का कमरा खोल दूंगा और उसमें तुम जा कर के रात को रुक लेना। शायद उस आत्मा को पता भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ पर हो। ये आइडिया तो मुझे पसंद आई थी, लेकिन मैं डरा हुआ था। आखिरकार वही समय आता है जब मुझे बहुत खौफ होने लगी थी। रात को 11 बजे के आसपास मैं अपना बोतल हमेशा अपने पास में रखता था, थैला वगैरह। मैं डर को भगाने के लिए फिर बोतल का इंतजाम करता हूँ, पीता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती है। 2-4 पैक पीने के बाद जो मुझे आसानी से नींद आ जाया करती थी, लेकिन आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस स्कूल में था, मैं जो कमरा अब उसने चौकीदार ने खोल रखा था, और वो तो गेट पर था। और वो कहने लगा कि देख भाई, अगर तेरे पास में कोई आती है ना तो तुम वहाँ से भाग लेना, मेरे पास में आ जाना। शायद मेरे पास में आ जाओगे तो शायद वो तुझे छोड़ दे। उसने मुझे ये तो ज़रूर बताया था कि माला का असर शायद दूर तक हो। मैं ये तो अब जान नहीं सकता, कभी हमने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम मेरे आसपास में रहोगे तो शायद वो तुमसे दूर अब हट जाए, तुम्हारे साथ ना दे, तुम्हारे पास में ना आए। वो बता रहा था, लेकिन मैं अभी तो स्कूल के कमरे में था। अब रात भी ज़्यादा हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। अब बाहर में कोई खटका होता था ना तो आज भी मुझे डर लगता था। मुझे लग रहा था कि वो बस में गई होगी, मुझे ढूंढ रही होगी, शायद वो जान गई होगी कि मैं उससे डर करके भाग गया हूँ, और तब मैं आराम से सो जाऊँगा। मैं ऐसे ही मन में ख्याल बनाता हुआ कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, नशे की वजह से या ना जाने ऐसा क्यों। वही एहसास फिर मेरे साथ में होता है, और वही आवाज़, सरसराती हुई खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, और तब मेरी आँख खुल जाती है। तू भाग के यहाँ पर आ गया, तू क्या समझा था कि यहाँ आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तेरा गंध पहचानती हूँ, तू कहीं भी जाएगा आसपास के इलाके में, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। मैं डर चुका था, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो आज बहुत ही नाराज थी, और उस जगह पर जहां पर मैं सोया हुआ था बल्ब जल रहा था, लेकिन वहां पर भी अंधेरा हो चुका था, एकदम काला अंधेरा। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं एक अंधेरी दुनिया में हूँ, एक अंधेरी सुरंग में हूँ, जहां पर रोशनी तो नजर ही नहीं आ रही थी। और वही काम मेरे साथ में फिर वो स्टार्ट कर दिया था। मैं उसे कई बार माफ़ी मांगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। तब हंसती थी कि नहीं, तू मुझे अच्छा लगने लगा है, तू देख, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, तू कहीं भी जाएगा हम तुझे ज़रूर ढूंढेंगे, तुझे मैं गंध से पहचान जाऊंगी। इसके बाद मुझे गुस्सा आ जाएगा, अब मैं हो सकता हूँ कि तेरे साथ में गलत भी कर बैठूँ। अब तू जिंदा रहना चाहता है तो इसी एरिया में रहना, जो मैं करती हूँ अब तुम समझ ले कि ये तेरी नियति बन चुकी है। वो मुझे धमका रही थी, समझा रही थी, डरा रही थी, अब वो अपनी इच्छा को पूरी कर रही थी। लेकिन मैं जिस हालात में था, मैं समझ गया कि ये जो चौकीदार बोला है मुझे वही काम करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मैं वहाँ से, मुझे तो रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। अंधेरे की दुनिया में ऐसा था कि मैं कहाँ भागूं, कैसे मैं चौकीदार तक पहुँचूं। जब मेरी आंखें फिर बेहोशी की हालत में हो जाती हैं, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, और जब चौकीदार मुझे उठाता है ना, तब मेरी आंखें खुलती हैं। जैसे ही मुझे देखता है कहता है कपड़े पहनो, अपने कपड़ों पहनो भाई, अब सुबह हो चुकी है। आ गई थी ना, मैं कहा था ना कि तुम मेरे पास में दौड़ के आ जाना। तब मैं कहता हूँ कि भाई, अगर तुम मेरी जगह पर होते ना तो तुम भी नहीं आ सकते थे। इतनी अंधेरी काली दुनिया थी, मुझे तो कुछ रास्ता भी नहीं सूझ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं सब कुछ अपनी मजबूरी बताने लगा, और तब वो सोच पड़ गया था। कहने लगा कि अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बाबा जी, कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई, जान है तो जहान है, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ, नौकरी कहीं और कर लेना। हो सकता है 1 आध महीना तुम्हें बैठना पड़े, लेकिन ये तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि मुझे यही करना पड़ेगा। मैनेजर याद आता है, और फिर मैं कहता हूँ कि साहब, मैं अब इस जगह पर काम नहीं कर पाऊँगा। मुझसे सवाल पूछता है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, वो घटना बताता हूँ,
तो वो हंसने लगता है। तुम किसकी बातों में आ गए हो? उस चौकीदार की बातों में। मैं समझ गया था वो ऐसे ही अब कुछ गलत सलत बातें लोगों को बताता रहता है, भड़काता रहता है। वो चाहता है कि यहाँ पर कोई ड्राइवर ना रुके। अब उसको सोने को नहीं मिलता है ना। वो मैनेजर भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और तब मैं कहता हूँ, साहब आप जो भी समझो, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं रुकूंगा। और इसके बाद मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ता हूँ। गांव पहुंचने पर मैं अपने माँ को, अपने बाप को, अपने परिवार को सब घटना बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा खेल हो रहा था। सब लोग डर जाते हैं। शाम का टाइम था और तब कहते हैं, बेटा पहले चल हनुमान मंदिर, पुजारी से हम बात करते हैं। ये जो घटना तेरे साथ में घटी ना, ये असाधारण घटना है। हमें इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। क्या पता वो प्रेतात्मा यहाँ तक पहुँच जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? मेरे पिताजी बहुत खौफ में दिखाई दे रहे थे। अब मुझे भी लगा कि सच बोलते रहे हैं, प्रेतात्मा है वो तो कहीं भी आ सकती है, मेरे गंध को कहीं भी पहचान सकती थी। वो तो खुद मुझे बताई थी, तू कहीं भी रहेगा मैं तुझे ढूंढ लूँगी। मैं भी डर जाता हूँ। हनुमान मंदिर जाते हैं हम। पुजारी जी को मेरे पिताजी सब कुछ बता देते हैं। पुजारी जी सोच में पड़ जाते हैं और तब कहते हैं कि ये बताओ वो देखने में कैसी थी? जो मैं पहली बार उसकी हुलिया देखा था, मैं सब कुछ बता देता हूँ। ये देखने में ऐसी लग रही थी, बड़े घर की लग रही थी। कपड़ा लत्ता भी मुझे अच्छे ढंग से पहने नजर आई थी, चेहरा भी चमक रहा था। सब कुछ बता देता हूँ। और तब कहते हैं, ठीक है मैं कुछ करूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ, मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। हाँ, मैं बजरंग बली का ही प्रसाद तुम्हें दे सकता हूँ। अब जो मैं करूँगा इन्हीं के आश्रय पर करूँगा। हो सकता है कि बजरंग बली की कृपा तुम पर आ जाए, लेकिन ये मत मानना कि मैं कोई तंत्र मंत्र करता हूँ। मुझे ये सब काम नहीं आता है। मैं समझ गया था कि मैं हनुमान जी के शरण में आ गया हूँ। एक मन में आस्था जगी हुई थी कि मैं इस मंदिर में आ गया हूँ, अब तो मेरे साथ में अच्छा ही अच्छा होगा। और उसके बाद वो कुछ पूजा पाठ मेरे साथ में करते हैं और कहते हैं भगवान का आरती करो। गंगा जल मेरे ऊपर छिड़काव करते हैं और कहते हैं कि सुबह की जो आरती होगी तुम आ जाना, आरती में भाग लेना, बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम घर पर आ जाते हैं, लेकिन मेरे मन में जो खटका था, पंडित जी ने बताया था कि देखो मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक तो हूँ नहीं, मुझे तंत्र मंत्र तो आता नहीं है, अब तुम्हारी रक्षा तो हनुमान जी करेंगे। मैं डरा हुआ था, अगर हनुमान जी रक्षा नहीं करेंगे तब मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? जैसे ही रात होती है, हाँ, मैं एकदम डर जाता हूँ। मैं अपने पिता से कहता हूँ कि पिताजी मेरे पास में ही खाट डाल लो, मुझे डर लग रहा है। अब पिताजी कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरे आसपास में ही सोऊंगा। वो भी अपना खाट डाल देते हैं। जरा सी आहट होती थी ना बाहर में, तो मैं खौफ में कांपने लगता था कि आ गई है, मुझे ढूंढ लिया है, अब मुझे नहीं छोड़ेगी, वो गुस्से में होगी, मेरे साथ कुछ गलत भी कर देगी। मैं भयभीत हो जाता हूँ, जग जाता हूँ, नींद खुल जाती है। तब पिताजी कहते हैं क्या हुआ, तूने आहट सुनी क्या? तब मैं कहता हूँ बाहर में कुछ आवाज़ सुनी थी। पिताजी जाते हैं, बाहर घूम फिर कर आते हैं या कहते हैं बेटा कोई नहीं है, तू आराम से सो, मैं हूं ना, जाग रहा हूं ना। आखिरकार जब पिता का साया मेरे साथ में हो तो मुझे डर तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन हालात ऐसी बनी हुई थी कि मैं जरा सी आहट पर डर जाता था। और वही हाल मेरे पिता का था। जब मैं डरता था तब कहते थे क्या देखा, आई थी क्या? और तब मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि मेरे आसपास में है। मुझे कई बार ऐसा आभास हुआ था कि मेरे घर के आसपास में वो इधर से उधर घूम रही है, मौके की तलाश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। फिर सुबह होता है, नहा धो करके हम मंदिर पहुंच जाते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि हाँ बताओ, कुछ बात बनी, यहाँ आने से कुछ फर्क हुआ? और तब मैं कहता हूँ कि देखिए, खटका तो कई बार हुआ, कई बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास है, मंडरा रही है, लेकिन मुझे छू नहीं पाई थी। और तब पुजारी जी कहते हैं भगवान पर ध्यान दो, बजरंग बली पर ध्यान दो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब इससे मैं ज़्यादा आशीर्वाद तो दे नहीं पाऊंगा। मैं कहता हूँ 2-4 दिन आ करके सुबह सुबह आरती कर लिया करो, शाम को भी तुम्हारे पास समय है तो आ जाया करो। यहाँ बैठोगे तुम्हारे मन में शांति भी आएगी और बजरंग बली की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। अब जिसके पास बजरंग बली की कृपा बन जाती है
उसको कोई आत्मा, प्रेतात्मा, दुष्ट आत्मा उसके पास कभी नहीं आ सकता है। भरोसा रखो भगवान पर। मैं वैसा ही करता हूँ। सुबह की आरती, शाम की आरती, जब भी मेरे पास में ऐसा मन होता था, डर भयभीत होता था, तो मैं मंदिर में आ जाता था। मंदिर में आने के बाद मेरे मन में ऐसा लगता था कि हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ तो है। एक जो डर था शरीर में ना, वो निकल जाता था। अब मैं मंदिर में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। कई रात मेरे साथ में ऐसा हुआ था, जब आंगन में किसी की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। जब मैं डर जाता था, मेरी आंख खुल जाती थी। तब पिताजी कहते थे कि क्या हुआ, कुछ हार्ट सो नहीं किया? तब मैं कहता था कि हाँ, बाहर में आंगन में कोई चल रहा है। पिताजी डरते नहीं थे, बाहर निकल जाते थे। फिर आते थे, बेटा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, शायद वही थी तुम्हारे चक्कर में अब यहाँ पर मंडरा रही है। लेकिन तुम बजरंग बली पर अपना आस्था रखो, उन पर विश्वास रखो। डर लगे तो उनका नाम लो, उनको आवाज़ दो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। वो प्रेतात्मा मेरे आंगन में काफ़ी दिनों तक रात में आग आकर के घुमा करती थी। कदमों की आवाज़ मेरे पिताजी ने भी सुना था, लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी। मौके की ताक में रहती थी कि कब मैं अकेला हूँ और कब मैं असुरक्षित हूँ। लेकिन अब मैं मंदिर आता था, जाता था, सुबह की शाम की आरती में भाग लेता था। जब डर लगता था तो मंदिर के अंदर जा बैठता था। और ऐसा ही अब मेरे साथ में होने लगा था। जब पूरा महीना दिन गुजर जाता है ना, तब अब उसकी साया मेरे से दूर हो चुकी थी। शायद उसको लग गया था ये अब भगवान में आस्था रखने लगा है। मैं दारू फारू ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया था। अब हमारा जो आस्था था बजरंग बली में था। सुबह उठते ही जाकर दर्शन करना, आरती करना और शाम के हाथ पैर धोकर पवित्र होकर के मंदिर जाना, यही तो मेरा काम था। पूरा महीना गुजरने के बाद अब मेरे आंगन में उसकी कदम की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी मैं 3 महीना तक घर में था। मेरे पिताजी बाहर भेजा नहीं करते थे। लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी कि आखिरकार मैं कब तक घर बैठता था। मैं उस जगह पर तो नहीं गया, लेकिन दूसरी जगह मुझे नौकरी मिल गई थी। और इसके बाद काफ़ी दिनों तक मैं डरा डरा सा रहता था। लेकिन वो प्रेत आत्मा मेरे पास कभी नहीं आई। मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था। मैं इन पर विश्वास नहीं रखता था। ना मैं कभी मंदिर जाता था, ना कभी पूजा पाठ करता था। लेकिन अब मेरी जो दिनचर्या थी, बिना नहाए धोए, मैं बिना भगवान का दर्शन किए हुए अगर मंदिर भी नहीं होता था तो हाथ जोड़ लेता कि बजरंग बली हमारी रक्षा कीजिए। और मुझे लगता था कि बजरंग बली मुझ पर प्रसन्न है। तभी तो सब कष्ट हमारा दूर कर दिए थे। उस प्रेतात्मा को मुझसे अलग कर दिए थे। नहीं तो ऐसी प्रेतात्मा थी कि जिसके पास में एक बार आ जाए उसको आसानी से छोड़ती नहीं थी। उसका खून चूस लेती थी और वो बीमार पड़ जाता था और आखिरकार उसकी मौत हो जाया करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश कुमार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।